रेड एफएम, डर की नई कहानी हर रोज। आप सुनेंगे हिमाद्री किशोर दासगुप्ता की कहानी पर आधारित भूखे हैं वो। शाम के 7 बजे ही इस पहाड़ी शहर में जीवन थोड़ा थम सा जाता है। क्लॉक टावर से आती आवाज से मुझे समय का एहसास हुआ। हॉस्पिटल आया था एक क्रिटिकल पेशेंट को देखने। पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करके मैं हॉस्पिटल बिल्डिंग की ओर बढ़ा। बीच में ही मॉर्ग था। मैं चलते हुए नजदीक पहुंचा तो देखा एक शववाही गाड़ी खड़ी है, मॉर्चुरी वैन। हॉस्पिटल के 2 स्टाफ एक डेड बॉडी को उसमें डाल रहे थे। संभाल के उठा, और रख दे। अब हट जा, मैं रख दूंगा अंदर। राजू, किसकी बॉडी है? 7 नंबर बेड वाले की तो नहीं? नहीं सर, वो तो एकदम चंगा हो गया। ये तो आज दोपहर को आया था। पॉइजन रिएक्शन का केस था। जहर पहले से ही बॉडी में था, किसी कीड़े वीड़े के काटने से। आज ऑर्गन्स पर असर कर दिया। खत्म खत्म। ओह, ठीक है, काम करो। मैं कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि वो हॉस्पिटल की मेन बिल्डिंग से इस तरफ आता दिखाई दिया। उसके हाथ में हॉस्पिटल के कागज थे। पंकज, यहां सब ठीक है ना? नहीं डॉक्टर बाबू साहब, चल बसे। चल बसे? निर्मल बाबू? जी, आज शाम। क्या हुआ था? फिर वही खून की कमी? उनके बेटे लौट आए थे क्या? नहीं सर, वो उस रात के बाद नहीं लौटे। एक तो कभी कभार इलाके में ही इधर उधर दिख जाता है, लेकिन दूसरे की लाश 3 दिन बाद ही मिल गई थी। कौओं ने नोच खाया था। और निर्मल जी? बेटों के जाने का गम वो भुला नहीं पाए। कुछ दिनों बाद पता चला कि उन दोनों के दांत गढ़ाने की वजह से साहब के शरीर में संक्रमण हो गया है। आज सब खत्म हो गया। ये कहते हुए पंकज ने मेरे पीछे उस शववाही वाहन को देखा। स्टाफ खाली स्ट्रेचर को वापस मॉर्ग के अंदर ले जा रहे थे। मैं दूर से ही पहचाना, शीशे के अंदर निर्मल जी की बॉडी रखी थी। चेहरा दुर्बल था, लेकिन चेहरे पर वही प्यार और ममता, मानो अब भी अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर बुला रहे हूं अपने बेटों को। आओ आओ मेरे बच्चों, आओ, भूख लगी होगी ना? आओ, भूख मिटाओ अपनी। आओ मेरे बच्चों, आओ। मैं वहां ज्यादा देर खड़ा नहीं रह पाया। हॉस्पिटल बिल्डिंग की ओर मुड़ा और तभी मेरी नजर पोर्टिको के ऊपर गई। मैंने उसे साफ देखा। वो वही था, मेरी ही तरफ नाराजगी से देख रहा था, या फिर मेरे पीछे उस वैन को जिसमें निर्मल जी थे। अचानक उसने पोर्टिको के ऊपर से छलांग मारी। मुझे लगा वो मेरी तरफ ही आ रहा है। मैंने अपने हाथ अपने सर के ऊपर कर लिया। वो रुका नहीं, मेरे सर के ऊपर से होता हुआ उस शववाही वाहन के ऊपर मंडराने लगा। मुझे 2 महीने पहले की वो रात आज भी याद है। उस रात भी 7 ही बजे थे। चेम्बर बंद करके मैं घर जाने ही वाला था कि पंकज आ गया था। डॉक्टर बाबू नमस्ते। पहचाना? मैं वो निर्मल बाबू का मैनेजर। 1.5 महीने पहले हॉस्पिटल में आए थे। ओह यस, याद आ गया।
खून की कमी थी। कैसे हैं वो अब? जी, आपके नाम ये चिट्ठी भेजी है। दिखाओ। डॉक्टर रंजीत साहब, पिछली बार आपको शुक्रिया भी नहीं कह पाया था। आपने मेरी जान बचाई थी। आप फिर से वैसा ही लग रहा है। लगता है फिर से मेरे अंदर खून की कमी हो गई है। इस बार आपके चेंबर आने जितनी भी ताकत नहीं बची। हालात ऐसे हैं कि घर छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। बड़ा उपकार होगा अगर इस बार आप मेरे घर आ जाएं और यहीं पर खून चढ़ाने का इंतजाम कर दें। प्लीज डोंट माइंड, प्लीज बुरा ना मानिएगा। पंकज के हाथों मैं कुछ रुपया भेज रहा हूं। आपकी फीस, आपका गाड़ी का खर्चा और बाकी इंतजाम के लिए कृपया जल्दी आ जाइए डॉक्टर। प्लीज प्लीज, आपका निर्मल कांत। डॉक्टर बाबू, ये लिफाफा मालिक ने भिजवाया है। उसे अपने पास ही रखो, मैं बाद में ले लूंगा। बाहर वेट करो, आता हूं। चेंबर के ऊपर ही घर था मेरा। संयोग ऐसा कि घर के लोग एक शादी में शामिल होने बाहर गए थे। मैंने ब्लड बैंक में फोन करके पूछा कि बी पॉजिटिव ब्लड है कि नहीं। उत्तर हाँ में था। मैं जल्दी से फ्रेश हुआ, कपड़े बदले, एक कॉफी बनाकर पी। फ्रिज में सैंडविच था, वो खा लिया और बैग लेकर नीचे आया। पंकज बेचैन सा टहल रहा था। पेशेंट ने पैसे तो भिजवाए थे, लेकिन अब दूसरी गाड़ी क्या लेता किराए पर। अपनी कार निकाली और पंकज को लेकर पहले ब्लड बैंक गया। ब्लड लिया, फिर एक फार्मेसी से ब्लड चढ़ाने का सारा सामान लिया। सारे पैसे पंकज ने ही दिए। वो रास्ता बताता गया और मैं कार ड्राइव करते हुए उस मकान के सामने आ गया जहां मुझे मेरी जिंदगी का एक अनोखा, एक हैरतनाक तजुर्बा होने वाला था। पुराना मकान था। पंकज ने बाहर से ताला खोला। शायद घर में मरीज अकेला था। मैं पंकज के साथ ड्राइंग रूम और बरामदा क्रॉस करते हुए आगे बढ़ा। एक बार मुझे लगा कि इस घर में कोई रहता ही नहीं। फिर दूसरे ही पल लगा कि कोई है जो मुझे देख रहा था, जिसकी निगाहें मुझ पर टिकी हुई थीं। लेकिन कौन, मुझे समझ में नहीं आया। पंकज पीछे वाले बेडरूम में ले आया। निर्मल जी वहीं लेटे हुए थे। मुझे देख उठने लगे। डॉक्टर, आप आ गए? नहीं नहीं, लेटे रहिए। पिछली बार तो भला चंगा करके भेजा था, फिर ऐसी हालत कैसे बना ली अपनी। दिखाइए पुराना प्रिस्क्रिप्शन। हाँ, ये लीजिए। क्या बताऊं डॉक्टर साहब, नया खून बनना शायद बंद हो गया है। देखिए ना। मैंने पिछली बार जो दवाइयां दी थी, खाने पीने को लेकर इंस्ट्रक्शंस दिए थे, उनको फॉलो किया था? जी डॉक्टर, किया था ना। सब मान के चलता हूं, जैसा जैसा आपने बताया था। और जो टेस्ट दिए थे, ब्लड टेस्ट, वो तो आपने करके दिखाया ही नहीं। रोग का असली कारण भी तो पता करना होगा। असली कारण पता करना होगा? डॉक्टर, तो क्या आप मुझे खून नहीं देंगे? हाँ, वो तो देना ही पड़ेगा। साफ साफ खून की कमी है। लेकिन अगली बार मुझे टेस्ट की रिपोर्ट चाहिए। ओके? मैं ब्लड चढ़ाने की तैयारी कर ही रहा था
तभी जोर की बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। बेमौसम बरसात थी। पहाड़ों में नॉर्मल है ये। कुछ देर रुककर पेशेंट को ऑब्जर्व करना ही था। मैं चेयर पर बैठ गया। पंकज कॉफी बनाकर लाया। तब तक खून निर्मल बाबू के शरीर के अंदर जा चुका था। लीजिए सर, कॉफी। थैंक यू। यहां और कौन कौन रहता है? पूछा तो मैंने पंकज से था, लेकिन थोड़ी नींद, थोड़ी बेहोशी जैसी हालत में जवाब निर्मल बाबू ने दिया। क्यों डॉक्टर, क्यों? आपकी ऐसी तबीयत जानना चाहता था कि देखभाल करने वाला कोई है कि नहीं। है ना, मेरी देखभाल तो सब इस पंकज के ही जिम्मे है। मेरे 2 बेटे हैं, ऊपर ही रहते हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं, सिर्फ खाते हैं और सोते हैं, दिन भर सोते हैं, किसी काम के नहीं। मैं इतना प्यार करता हूं उन दोनों को, खिलाता हूं, पिलाता हूं, और वो केवल काम। मालिक, तबीयत ठीक नहीं है, बाद में बात कीजिएगा। ठीक है पंकज, पंकज, मेरे बेटों की चिंता है, उनसे कह देना खाना मिलेगा, खाना मिलेगा, जरूर मिलेगा। बहुत अजीब नहीं लगी ये बात? आजकल के जमाने में एक घर में होते हुए भी लोग अलग अलग रहते हैं, लेकिन निर्मल बाबू ने ऐसा क्यों कहा कि मैं उनको खिलाता पिलाता हूं और वो ध्यान नहीं देते? शायद थोड़े ज्यादा ही आवारा हूं। मैं इधर उधर देखने लगा। कमरे में फ्रेम की हुई निर्मल की पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं। कहीं पर सफेद यूनिफॉर्म, कहीं सर पर कैप, कुछ तस्वीरें विदेश की भी। मैंने पंकज से पूछा, ये काम क्या करते हैं? 4 महीने पहले तक कैप्टन थे एक पानी के जहाज में, देश विदेश जाते ही रहते थे, अब रिटायरमेंट ले लिया है। अच्छा, इस ब्लड को चढ़ने में थोड़ा समय और लगेगा, तब तक मैं हूं, लेकिन कल से किसी नर्स को रख लें, ठीक है? मैं 1 घंटे में निकलूंगा। एक बात कहूं सर, अब इस भयानक बरसात में कैसे गाड़ी चलाएंगे? यहीं रुक जाइए ना। हाँ, लेकिन आप भी तो घर पर अकेले हैं, इतनी रात जाकर खाना बनाएंगे? मैं सादा सा खाना बनाता हूँ, पास का कमरा ठीक किए देता हूँ, यहीं सो जाइए। खाना खा कर जाना डॉक्टर, खाना बहुत जरूरी है। भूखा नहीं छोड़ सकते किसी को भी, भूख आग है। डॉक्टर, खाना खा के जाना डॉक्टर। दवा के असर में है। ठीक है पंकज, एक काम करो, मैं फोन का चार्जर नहीं लाया, हॉस्पिटल से फोन आ सकता है। तुम्हारे पास चार्जर है सी टाइप? जी जी है ना, मैं लाकर लगा देता हूँ यहीं। पंकज ने तुरंत चार्जर लाकर लगा दिया और खाना बनाने चला गया। बाहर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, रह रहकर बिजली भी चमक उठती। मैंने बैठे बैठे कमरे का और भी गौर से मुआयना किया। कमरे में एक पलंग और कुर्सी के अलावा दूसरी तरफ एक बड़ी सी आराम कुर्सी भी थी, शायद निर्मल बाबू के लिए। कमरे की छत ऊंची थी और ऊपर लकड़ी के मोटे मोटे बल्लम लगे हुए थे। ऊपर तक पूरी रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही थी। लकड़ी के बल्लमों के बीच में चाहे तो कोई छोटा बच्चा छिप के बैठ भी जाए तो पता न चले। पुराने रईस मालूम होते ये निर्मल बाबू, ऊपर से मर्चेंट नेवी के कैप्टन,
लेकिन भाग्य, इतना बड़ा घर, दो बेटे और देखने वाला कोई नहीं। बीच में झपकी जैसी लगी तो एहसास हुआ कि छत से कोई नीचे उतर रहा था। आंख खुली तो देखा कहीं कुछ नहीं। दिमाग थक चुका था मेरा। खाते खाते 11 बज गए। पंकज ने सादा लेकिन स्वादिष्ट खाना बनाया था। सोने का कमरा भी ठीक ठाक ही था। निर्मल बाबू के कमरे जैसी सीलन नहीं हो रही थी यहां। अचानक ध्यान आया कि मोबाइल तो निर्मल बाबू के कमरे में ही छोड़ आया हूं। रात भर फोन चार्ज में लगा रहेगा तो खराब हो सकता है। ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि इस बीच हॉस्पिटल से कोई अर्जेंट कॉल ना आ जाए। और सबसे बड़ी बात, पास ही एक मरीज सोया हुआ है, कहीं उसकी नींद ना खराब हो। अभी भी हल्की बारिश हो रही थी। मैं धीरे से कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आया। पूरे घर में घुप अंधेरा था। पता नहीं पंकज कहां सो रहा था। मैंने 2 बार आवाज भी लगाई, पंकज, पंकज भाई। कुछ पता नहीं चला वो कहां सो रहा था। निर्मल बाबू का कमरा सामने ही था। सोचा चुपके से जाकर फोन ले लेता हूं। बिना आवाज किए दरवाजे तक आया। दोनों पल्लों के बीच की झिर्री को देखकर लगा कि दरवाजा सिर्फ भिड़का हुआ है। अचानक अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। आओ मेरे बच्चों, आओ, नहीं आओगे मेरे पास? ये तो निर्मल बाबू की आवाज है। किससे बात कर रहे हैं? किससे बुला रहे हैं? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आओ, देखो तुम्हारे लिए नया खाना मंगाया है। नया ताजा खून। आओगे नहीं? आओ, अपनी भूख मिटाओ। अपने पापा की बात नहीं सुनोगे? आओ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं वहां से हट भी नहीं पा रहा था। अंधेरे कमरे में ही अचानक मेरी नजर छत की तरफ गई। वहां से 2 काली छायाएं गोल घेरा काटते हुए नीचे उतर रही थी। वो पूरे कमरे में चक्कर काटते हुए धीरे धीरे निर्मल के पास आ रही थी। उन्हें आता देख निर्मल की आवाज में खुशी छलकने लगी। आगे, 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 आओ, आओ, तुम दोनों मेरी गोद में आओ, आओ। कब से भूखे हो ना तुम दोनों? कुछ नहीं खाया ना मेरे बच्चों? मैंने तुम्हारी भूख मिटाने का इंतजाम कर लिया है। मैंने तुम दोनों की भूख मिटाने का सारा इंतजाम कर लिया है। वो दोनों छायाएं जैसे जैसे नीचे आती गई, सब कुछ साफ होता गया। नजरों के लिए, समझ के लिए नहीं। वो दोनों कोई जीव थे। 4-5 इंच बड़े उनके पंख थे। वो नीचे उतरे, धीरे धीरे सरकते हुए निर्मल के पैरों की ओर बढ़े। निर्मल उन्हें पुचकार रहे थे और अपना पैजामा घुटनों से ऊपर तक उठा रखा था। वो दोनों घिनौने जीव पैरों के सहारे चढ़ते हुए घुटनों के ऊपर आ गए। निर्मल उन्हें ऐसे प्यार कर रहे थे जैसे कोई अपने बच्चों को करता है। उन दोनों ने अपना मुंह खोला। छोटे छोटे नुकीले दांत चमकने लगे। अचानक उन्होंने अपने दांत निर्मल बाबू के घुटने के ऊपर गड़ा दिए और खून चूसने लगे। निर्मल बाबू की आंखों में चरम शांति थी। अपनी भूख मिटा लो मेरे बच्चों। कितने भूखे हैं ना?
कितना चूसना है चूस लो मेरे अंदर का खून। कितना भयानक नजारा, लेकिन निर्मल के लिए यह आनंद के पल थे। तभी अचानक बिजली कड़की और निर्मल की नजर मुझ पर पड़ गई। बेख्याली में दरवाजा थोड़ा ज्यादा खुल गया था। निर्मल की आंखों में शून्यता थी। पूरा आसमान था, पूरी कायनात थी। पता नहीं क्यों मैं वहां खड़ा नहीं रह पाया, भागकर अपने कमरे में लौटा। थोड़ी देर बाद ही लड़खड़ाते हुए वो मेरे कमरे में आए। आप यहां? तबीयत ठीक नहीं आपकी? अभी ठीक है। जितना खून तुमने मेरे अंदर भरा था ना डॉक्टर, उससे अभी कुछ दिन और भरेगा मेरे बच्चों का पेट। शांति शांति डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मेरे बच्चों का। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? खून न मिले तो आप मर भी सकते हैं। कुछ भी कहने से पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो डॉक्टर। तुम तो जानते हो मैं शिप का कैप्टन था। कार्गो शिप थी कंपनी की। जानवर पहुंचाया करते थे इस मुल्क से उस मुल्क तक, एशिया से अमेरिका, अफ्रीका से यूरोप। मुझे ना सिर्फ शिप का बल्कि उन जानवरों का भी ख्याल रखना पड़ता था। वो सिर्फ माल नहीं थे, जीव थे, जीव। मेरी तुम्हारी तरह जीता जागता जीव। एक बार हम ब्राजील के एक पोर्ट पर जाने वाले थे। पोर्ट पर अचानक स्ट्राइक हो गई और हमें बीच समंदर में ही रुकना पड़ा। खाना वैसे ही कम था, ऊपर से जानवर रुके हुए जहाज में अपना धीरज खो रहे थे। मैं अपने दो खास लोगों के साथ एक कंपार्टमेंट में गया। वहां देखा दो लामा दर्द से चीख रहे थे, तड़प रहे थे। हमने सोचा भूखे होंगे, डर गए होंगे, लेकिन नहीं, वो बहुत परेशान थे, घबराए हुए थे इन दोनों से। ये दोनों खून चूस कर ही जिंदा रहते हैं। लामा के बदन से चिपक कर उनका खून पिया करते। हमने लामा को तो आराम दे दिया, लेकिन ये भी तो मेरे ही जहाज के मुसाफिर थे। मेरी जिम्मेदारी थी, इन्हें पाल लिया मैंने अपनी संतान की तरह, बेटों की तरह, अपने बच्चों की तरह। एक माँ भी तो अपने बच्चों को अपनी छाती का खून ही पिलाती है ना। मैंने भी पिलाया। जहाज के पोर्ट पर लगने के बाद ये दोनों मेरे साथ रह गए। इनको अनाथ मैं कैसे बना देता? बोलिए बोलिए ना डॉक्टर। मैं नौकरी से रिटायर होकर वापस चला आया। पता है क्यों? इनके साथ अपना जीवन गुजारने।
हाँ, इनके साथ। आप मेरा साथ देंगे ना डॉक्टर? डॉक्टर, मुझे फिर से खून मिल जाएगा ना? अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं, पता है ना डॉक्टर, इतनी जल्दी खून नहीं बनता मेरे इस बदन में। डॉक्टर, मेरे लिए दुविधा की घड़ी थी। किसे बचाऊं? अपने मरीज को या उसके बच्चों को? मैंने सही चुनाव किया। एक रोज दिन में आकर पूरे घर के बंद दरवाजे खिड़कियां खुलवा दिए। पंकज ने भी सब कुछ जानते हुए भी अपने मालिक की जान बचाने के लिए मेरा साथ दिया। जब हमने निर्मल के कमरे को पूरा खोला और उसे उजाले से भर दिया, हमारी आंखों के सामने वो दोनों चीखते हुए भागे। मत जाओ, मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ मेरे बच्चों, मत जाओ, रुको। डॉक्टर, डॉक्टर, ये तुमने क्या कर दिया डॉक्टर? बच्चों, मेरे बच्चों, उस उजाले में मैंने साफ साफ देखा, वे दोनों लैटिन अमेरिका में पाए जाने वाले चमगादड़ थे। खूनी चमगादड़, वैम्पायर बैट। बाद में सुना, जिस वैन में निर्मल बाबू की लाश श्मशान तक ले जाई गई, वो उसके ऊपर काफी देर तक चक्कर काटता रहा था। चिता के जलने के बाद कहीं गायब हो गया। कभी कभी पहाड़ियों के बीच वो दिख जाता है, उड़ता हुआ, चीख चीख कर, जैसे निर्मल को पुकारता रहता है।